नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ई हिंदी चैनल में। और आज हम जिस नए विषय को पढ़ने जा रहे हैं वो है वाक्य के भेद। वाक्य के भेद आप लोगों ने बहुत बार पढ़े होंगे, सुने होंगे। कक्षा 2 या 3 से हम लोग वाक्य क्या है ये पढ़ना शुरू कर देते हैं। कक्षा 9 और 10 में आकर हम लोग वाक्य के भेद पढ़ना शुरू करते हैं। और कक्षा 9 में जो हमें वाक्य के भेद लगे हैं वो लगे हैं अर्थ के आधार पर, और कक्षा 10 में लगे हैं हमें रचना के आधार पर। लेकिन जैसा अभी का समय है, आप MCQ दे रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप जिस भी विषय को पढ़ें उसकी बारीकियों को याद रखें। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं उसमें से आपका सही उत्तर कौन सा है। तो नए तरीके से पुराने सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि आज के समय में जो आपकी जरूरत है उसको हम कैसे पूरी करें। शुरू करते हैं। वाक्य भेद, जैसा मैंने पहले बताया, कक्षा 9 अर्थ के आधार पर, कक्षा 10 रचना के आधार पर। लेकिन सबसे पहला सवाल ये उठता है, किसी भी चीज का भेद तो हम तब जानेंगे जब हम ये जानेंगे कि वो चीज है क्या। किसी भी बाजार में अगर मैं सामान खरीदने जाऊं तो मैं सामान तभी तो खरीदूंगी जब मुझे पता होगा कि मुझे सामान खरीदना क्या है, उस सामान के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, मेरी जरूरत क्या है, मुझे कौन सा रंग चाहिए, मुझे किस ओकेजन के लिए चाहिए। अगर ये सारी चीजें मुझे नहीं मालूम है तो बाजार में जाना तो मेरा व्यर्थ हो जाएगा, मेरा पैसा भी फिजूल जाएगा। ऐसे ही हमारी पढ़ाई है, जब तक हमें ये ना पता हो जिस विषय के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, उसकी बारीकियां क्या हैं, उसके अंग क्या हैं, उसके गुण क्या हैं, उसके दोष क्या हैं, तब तक उसको पूरी तरीके से जान समझ कर उसके उत्तरों तक पहुंचना मुश्किल है। सबसे पहले जानते हैं वाक्य क्या है। वाक्य, जैसा परिभाषा में हम लोग छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा सार्थक शब्द यानी पद समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके। सार्थक से अभिप्राय जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता हो। जब तक कोई शब्द वाक्य से बाहर है तो वो शब्द है, वाक्य में आ जाने के बाद वो पद कहलाता है। तो ऐसे सार्थक पदों का समूह जो आशय को प्रकट करने में समर्थ हो, यानी जो हम कहना चाहते हैं उस बात को पूरी तरीके से कहने में सक्षम हो। अगर आप ध्यान देंगे तो जितने भी हमारे व्याकरण के टॉपिक हैं वो सब कुछ हमारी आम जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हम आम जिंदगी में एक दूसरे से जुड़ने के लिए भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और भाषा में कुछ सरल वाक्य होते हैं, कुछ प्रश्न होते हैं, कुछ संदेह होता है, कुछ गुण होता है। लेकिन उसको इस्तेमाल करते समय हम ये नहीं जान पाते हैं कि हम एक व्याकरण के हिस्से को अनजाने ही अपने जीवन में जी रहे हैं। लेकिन अगर इस हिस्से को समझकर हम पढ़ाई में इस्तेमाल करें तो ये सब चीजें सीखना हमारे लिए बड़ा सरल हो जाएगा। आज हम उसी सरलता को अपने वाक्य के भेद के अंदर प्रयोग में लाएंगे। हमने जान लिया कि वाक्य की सीधी सीधी परिभाषा है ऐसा शब्द समूह जो सार्थक हो, व्यवस्थित हो, आशय को प्रकट करता हो। थोड़ी सी और डिटेल हम वाक्य को समझने के लिए पढ़ेंगे। रचना पदों के योग से। वाक्य की रचना किस तरह होती है? पदों के योग से, यानी कि पदों के जुड़ने से, पदों के मिलने से। अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र कोई भी वाक्य जहां खत्म हो जाता है, पूर्ण विराम लग जाता है, तो वो वाक्य अपने आप में पूर्ण होता है यानी पूरा होता है, स्वतंत्र होता है यानी कि वो जो कहना चाह रहा है वो पूरी तरीके से स्पष्ट करने में सक्षम होता है। भाव या विचार को पूर्णतया प्रकट करने में सक्षम होता है। जो भी हम कहने के लिए उस वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं वो उस वाक्य को पूरी तरह कह रहा होता है, हमारे भावों को पूरी तरीके से प्रकट कर रहा होता है। वाक्य में आने वाले शब्दों में एक निश्चित क्रम होता है। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जब हम किसी से बात करते हैं, वाक्य का प्रयोग करते हैं, फिर उन्हीं वाक्यों से हम लोग एक पैराग्राफ बनाते हैं, निबंध बनाते हैं, कहानी बनाते हैं, नाटक बनाते हैं। लेकिन अगर हमारे वाक्य में पदों का क्रम सही नहीं होगा तो वो वाक्य
निरर्थक हो जाएगा। उस वाक्य का ना तो कोई अर्थ निकलेगा, ना ही वो हमारी बात को कहने में सक्षम होगा। तो वाक्य की सबसे बड़ी क्वालिटी भी क्या होनी चाहिए कि वाक्य में आने वाले शब्दों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। वाक्य की रचना उद्देश्य विधेय के योग से होती है। हम लोग जानते हैं कि वाक्य के दो अंग खास माने गए हैं, एक है कर्ता और एक क्रिया। कर्ता जिसके बारे में कहा जा रहा हो, जिसको हम उद्देश्य भी कहते हैं। क्रिया उद्देश्य के विषय में जो कहा जा रहा है, यानी कर्ता के विषय में जो कहा जा रहा है, इसको हम विधेय कहते हैं, यानी कि हमारा सब्जेक्ट और हमारा प्रेडिकेट। वाक्य के अंग में हमने पढ़ा कर्ता और क्रिया, तो ये जाहिर है कि एक वाक्य में कर्ता और क्रिया होते हैं। कर्ता के बारे में कहा जा रहा होता है और क्रिया कर्ता के बारे में हमें बताती है। किसी किसी वाक्य में जरूरी नहीं है कि कर्ता हो, खाली क्रिया भी होती है, वो वाक्य भी अपने आप में पूर्ण होता है, अपनी बात को कहने में सक्षम होता है। जैसे कुछ वाक्य देखिए, वह गया, इसमें कर्ता कौन है? वह। क्रिया क्या है? गया। मैंने देखा, मैंने क्या है? उद्देश्य, और विधेय देखा। यहां हमने देखा कि वाक्य के जो महत्वपूर्ण अंग है वो है उद्देश्य और विधेय। किसी भी सरल वाक्य में एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। राम वन को गए। यहां हमारे कर्ता कौन है? राम, और हमारा विधेय क्या है? वन को गए। ये तो एकदम सरल वाक्य है, इसमें हमने झट पहचान लिया कि इसमें कर्ता कौन है और क्रिया क्या है, यानी कि हमारा उद्देश्य कौन है और हमारा विधेय कौन है। अब जरा एक और वाक्य को देखिए। दशरथ पुत्र राम वन को गए। अब वो क्या करेगा? आपको प्रश्न बना के दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि इसमें उद्देश्य क्या है। 4 आपको ऑप्शन दे देगा, दशरथ पुत्र राम, राम वन को गए, या कोई इनमें से कोई भी नहीं। ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, जैसे हमने पहले वाले वाक्य में देखा कि राम जो है हमारे कर्ता है, तो वो झट राम को ऑप्शन में लगा देंगे, लेकिन वो ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा गलत। यहां पर कर्ता हमारा राम ही है, हमारा उद्देश्य राम ही है, लेकिन राम को किस तरीके से मेंशन किया जा रहा है? दशरथ पुत्र। तो यहाँ हमारा पूरा कर्ता यानी हमारा पूरा उद्देश्य हुआ दशरथ पुत्र राम, और बाकी का जो ये हिस्सा हमारा बचा है ये हमारा हुआ विधेय। अब हम आगे पढ़ते हैं वाक्य के गुण। जैसा मैंने आपको बताया, वाक्य में उद्देश्य होता है, विधेय होता है। अगर आपको प्रश्न आ जाए, एक वाक्य दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा उद्देश्य है, 4 ऑप्शन हो, अगर आप पहचान पाएंगे सही से उद्देश्य और विधेय को, जैसा मैंने आपको पढ़ाया, तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। लेकिन एक चीज और है वाक्य में, जो वाक्य को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें मालूम होनी चाहिए। एक वाक्य में क्या गुण होने चाहिए। हमने ये तो पढ़ लिया कि वाक्य क्या है, वाक्य की परिभाषा क्या है, वाक्य के अंदर किन किन बातों को हम देखते हैं, वाक्य के क्या अंग हैं, लेकिन एक वाक्य के क्या गुण हैं। सार्थकता, वाक्य का सार्थक होना बहुत जरूरी है। यदि कोई वाक्य सार्थक नहीं है तो वो अपने लक्ष्य को पूर्ण नहीं करता। जो बात हम श्रोता से कहना चाहते हैं, वो बात, वो भाव उस तक पूरी तरह नहीं पहुंचता। एक एग्जाम्पल देखिए, माँ रोटी छोटी खिला दो। माँ कहेगी कि बेटा रोटी तो है, ये छोटी क्या है, छोटी कहाँ से ले आऊं। माँ को तो या तो रोटी मालूम है या सोटी मालूम है। सोटी यानी डंडा, तो माँ क्या करेगी, रोटी के साथ में एक डंडा ले आएगी। तो यहाँ ये जो शब्द हमने इस्तेमाल किया, इस शब्द का कोई मायने नहीं है, ये कोई सार्थक शब्द नहीं है। इसने, एक निरर्थक शब्द ने इस पूरे वाक्य की सार्थकता को खत्म कर दिया। तो रोटी के साथ में आपको क्या खाने के लिए मिल जाएगा? डंडा। तो डंडे ना खाने हो और प्रश्न आपके परीक्षा में गलत ना हो, तो इसके लिए मालूम होना चाहिए वाक्य का एक गुण है कि जो भी हम बात कहने के लिए
पदों का इस्तेमाल कर रहे हैं, शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सार्थक होने चाहिए। आजकल जैसी हम लोगों की भाषा है, जगह जगह की भाषाओं का हमारी भाषा पर असर है, थोड़ा सा पाश्चात्य असर है, थोड़ी इंग्लिश है, थोड़ी उर्दू है, थोड़ी फारसी है, थोड़ी सी अनगढ़ वाली हिंदी है, थोड़े ग्रामीण शब्द हैं, कलकत्ता में बंगाली का असर है, बिहार में मैथिली का असर है, भोजपुरी का असर है। तो ये सारे असर तो भाषा पर होते ही हैं, उसके साथ में कुछ निरर्थक शब्द भी होते हैं जो थोड़ा सा हम लोग अपने वाक्य को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या मजाक का पुट देने के लिए कभी कभी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये शब्द जो होते हैं वो वाक्य को निरर्थक बनाते हैं। तो जनरली जब आप स्कूल में या आप किसी कार्यालयी हिंदी में हिंदी का उपयोग कर रहे हैं तो एक वाक्य के गुण आपको जानने जरूरी हैं कि वहां पर आपको निरर्थक शब्दों का उपयोग नहीं करना है। अगर आपको एक प्रश्न दे दिया जाए कि इनमें से कौन सा वाक्य सार्थक है या कौन सा वाक्य का सही रूप है और आपको इसी तरह के 4 ऑप्शन बनाकर दे दिए जाएं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिन वाक्यों के अंदर निरर्थक शब्दों का उपयोग किया जा रहा हो, निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो वो वाक्य पूर्ण रूप से सही नहीं होते हैं। आप पढ़ेंगे ऑप्शन और ये जो बोलचाल का आम तरीका है उसमें आपको लगेगा अरे ये भी तो सही है, ये ऑप्शन भी सही है, तो कौन सा वाला गलत है, तो यहां जानना जरूरी है। दूसरी चीज, योग्यता। एक वाक्य को अपनी बात कहने में, अपने कथन को प्रस्तुत करने में पूर्णतया योग्य होना चाहिए। एक एग्जांपल देखिए, मैं खाना पीता हूं। अब कोई मुझसे पूछे क्या कर रही हो, मैं खाना पीता हूं। खाना तो पिया नहीं जाता, खाना तो खाया जाता है। अब वो इस विचार में पड़ जाएगा कि ये खाना पी कैसे रही है। तो यहाँ ये वाक्य जो है अपनी बात को कहने में योग्य नहीं है, इसकी योग्यता इस शब्द से खत्म हो जा रही है। अब आप देखिए कि ये लिंग के हिसाब से ठीक है, इसमें क्रिया भी है, इसमें हमारा उद्देश्य भी है, विधेय भी है, लेकिन हमने शब्द, एक योग्य शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, जिसकी वजह से इस वाक्य की योग्यता खत्म हो गई है। तीसरी चीज, पदक्रम। मुझे गर्म गाय का दूध चाहिए। अब इस वाक्य को फिर देखिए, इसमें कर्ता भी है, यानी हमारा उद्देश्य भी है, इसमें विधेय भी है, क्रिया भी है, हम लिंग के हिसाब से भी वाक्य बिल्कुल ठीक है। तो गलती कहाँ है? दूध जो है वो गर्म होता है, गाय गर्म नहीं होती। तो यहाँ हमने जो पदों का क्रम सेट किया है वो गलत है। अगर ये गर्म यहाँ होता, मुझे गाय का गर्म दूध चाहिए, तो ये वाक्य बिल्कुल ठीक होता, लेकिन पदों को सही क्रम में ना लगाने से ये वाक्य अपने अर्थ को खो रहा है। चौथी चीज, इच्छा पूर्ति। जब हम कोई बात कहते हैं तो हम अपने किसी भाव को प्रकट करना चाहते हैं, कुछ कहने की इच्छा रखते हैं, कुछ आकांक्षा होती है हमारी। अगर वो वाक्य हमारी कहने की इच्छा को पूर्ण ना कर रहा हो तो उस दृष्टि से भी वो वाक्य पूरी तरीके से सही नहीं है। एक एग्जाम्पल देखिए, राधा कर रही है। अब सुनने वाला सोचेगा राधा कर रही है, लेकिन राधा कर क्या रही है? अपने आप में पूर्ण वाक्य है, राधा कर रही है। लिंग, कर्ता, उद्देश्य सबके हिसाब से, क्रम के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हम कहना चाहते हैं वो बात इसमें पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो रही है। तो ये वाक्य इच्छा पूर्ति के हिसाब से जो बात हम कह रहे हैं, क्योंकि सुनने वाला ये सोचेगा राधा कर रही है, लेकिन राधा क्या कर रही है, ना तो वो अपने उत्तर को पा पाएगा और ना ही हम अपनी पूरी बात को कह पाएंगे। तो इच्छा पूर्ति यानी आकांक्षा की दृष्टि से ये वाक्य जो है सही तरीके से प्रस्तुत नहीं हुआ है। इन सारे एग्जाम्पल्स को आपको बताने का एक ही उद्देश्य है, क्योंकि आजकल हमारी भाषा पर इतना ज्यादा असर है खड़ी बोली और अनगढ़ हिंदी का, और हमारी देशज शब्दों का, हमारी बोलियों का यहाँ वहाँ स्थान बदलने का, कि हम लोग भाषा के जो मूल गुण होने चाहिए उनको हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो पढ़ते समय
और सुनते समय हम इतने आदी हो जाते हैं। फिल्मों में भी हम इसी तरीके की भाषा देखते हैं, साहित्य हम कम से कम पढ़ते हैं, तो आजकल तो न्यूज रीडिंग भी करते समय इसी तरह की भाषा का उपयोग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भाषा का शुद्ध रूप है उससे बच्चे अछूते रह जाते हैं। बच्चे ये नहीं जान पाते हैं कि जो एक बेसिक सी छोटी सी चीज है एक्चुअली वो है क्या। फिर क्या होता है कि वो सिर्फ रट्टाफिकेशन करते रहते हैं और जब कभी जरूरत पड़ जाती है तो वो उसकी मूल जरूरत को पूरा नहीं कर पाते और उत्तर जानते हुए भी गलत करते हैं। तो अगर पेपर में आता है, कुछ वाक्य दे दिए जाएं, कौन सा वाक्य सही है, तो जेंडर, कर्ता, उद्देश्य, विधेय, ये सब अब आप जानते हैं कि किसको क्या कहते हैं। क्रिया यानी कि विधेय, कर्ता यानी कि उद्देश्य, और क्या क्या चीजें एक वाक्य में होनी चाहिए। आप वाक्य को पढ़ के ये जज कर सकते हैं कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत है। पांचवी चीज, पांचवा गुण जो एक वाक्य में होना चाहिए वो है समीपता। समीपता यानी कि एकदम पद क्रम के जैसा ही आपको लगेगा। थोड़ी सी इसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है। पद क्रम में क्या है, पदों को हमें क्रम से लगाना है, और समीपता में क्या है कि जहां जिस शब्द को जिस शब्द के समीप होना चाहिए वो वहां होना चाहिए। देखिए कैसे, पीयूष गा रहा है गाना। पीयूष गा रहा है अपने आप में एक पूरा है, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे पीयूष क्या कर रहा है, पीयूष गा रहा है, क्या गा रहा है, इसका उत्तर इसमें पूरी तरीके से नहीं मिल रहा है। और मैंने इसका जो क्रम लगाया है उसमें हमारा उद्देश्य है, हमारा कर्ता है, लेकिन फिर भी ये जो वाक्य है एक शब्द के सही जगह समीप ना होने से अर्थ को पूरी तरीके से व्यक्त नहीं कर पा रहा है। तो समीपता का अर्थ है शब्दों का एक दूसरे के समीप इस तरीके से बैठना कि वो एक दूसरे के अर्थ को बढ़ाएं। गाने का अर्थ है गाना। गाना अगर गा के पास आ जाएगा तो पीयूष गाना गा रहा है, ये एक सुंदर, सार्थक और अर्थपूर्ण वाक्य बन जाएगा। एक वाक्य देखिए अब आप अपने टेस्ट के लिए। घोड़ा पेड़ पर चढ़ गया। अब इसमें हमारा कर्ता भी है, इसमें हमारा विधेय भी है। यहाँ क्या गलती है, जेंडर के हिसाब से भी बिल्कुल ठीक है, हमें उद्देश्य भी मिला हुआ है, हमें विधेय भी मिला हुआ है, लेकिन इसमें क्या गड़बड़ है? क्या इसमें पदक्रम की गड़बड़ है या इसमें समीपता की गड़बड़ है? क्या पेड़ को घोड़े के पास होना चाहिए था, या चढ़ को पेड़ के पास होना चाहिए था, या इसमें इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है? भाई मैं तो कहना ही चाह रही हूँ कि घोड़ा पेड़ पे चढ़ गया, मेरी तो इच्छा की पूर्ति हो गई, मुझे तो यही बताना था कि घोड़ा जो है पेड़ पे चढ़ रहा है। तो यहाँ क्या गड़बड़ है? सारे शब्द जो है सार्थक है, सबका अर्थ है, यहाँ है योग्यता की कमी। घोड़ा कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता है। तो ये वाक्य जो है वो अपनी बात को कहने में योग्य नहीं। अब मुझे लगता है इन पांचों चीजों को पढ़ने के बाद आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि वाक्य क्या है, वाक्य में क्या गुण होने चाहिए, वाक्य में क्या जरूरी बातें होती हैं और वाक्य के क्या अंग होते हैं। अब जो आपकी कक्षाओं में मेन आपको प्रश्न बनकर आने वाले हैं, यानी कि आपके वाक्य के भेद, हम वो पढ़ेंगे। चलिए, तो अर्थ के आधार पर हमारे वाक्य के 8 भेद हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से भेद हैं। पहला भेद है विधिवाचक, जिसे विधानवाचक भी कहा जाता है। विधिवाचक यानी विधानवाचक, सीधा सीधा इसमें एक कर्ता होगा और एक क्रिया होगी। एकदम सरल वाक्य जिसमें एक काम को करने वाला होगा और एक काम करने के लिए होगा, जिसमें और कोई भी ना तो वाक्य जुड़ा होगा ना ही उसमें और कोई भाव होगा। एक एग्जांपल देखिए, सीता बाजार गई। सीता करता है और ये बाजार गई हमारी क्रिया है। दूसरा वाक्य प्रश्नवाचक, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्रश्न यानी कि क्वेश्चन, यानी कि WH फैमिली। तो जिस भी वाक्य के साथ WH फैमिली लगी हो, यानी क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, इस तरह के प्रश्न करने वाले शब्द जुड़े हों, वो वाक्य कहलाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। एग्जाम्पल देखिए,
क्या सीता बाजार गई है? अभी पूछा जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है कि क्या सीता बाजार गई है? क्या, कैसे, क्यों, ये इसकी पहचान है, यानी कि WH फैमिली। एक चीज आप और ध्यान दीजिएगा कि जो भी हमारा प्रश्न बनाने वाला शब्द यानी WH फैमिली जो आती है हमारी, वो हमारे मेन उद्देश्य से पहले आती है। चाहे तो ये ऐसा भी हो सकता था, तुम क्या बाजार जाओगे, तो क्या से पहले तुम लग गया, लेकिन बाजार जाओगे हमारा मेन उद्देश्य है, तो उससे पहले हमारा प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्न को बनाने वाला शब्द लगेगा, यानी हमारी WH फैमिली का शब्द लगेगा। तीसरे पर आइए, निषेधवाचक। निषेध यानी नहीं का बोध, ना का बोध, जहां किसी काम को ना करने का भाव आए, ना, नहीं जैसे शब्द आए, वो होता है हमारा निषेधवाचक वाक्य। एग्जाम्पल देखिए, सीता बाजार नहीं जाएगी। इसमें किस तरह के शब्द आते हैं? ना, नहीं, नकारात्मकता, ना, नहीं का भाव इसमें रहता है। चौथा देखिए, संदेहवाचक, जहां पर हमें किसी काम के होने पर संदेह हो, पता नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ मालूम नहीं है, जहां हम किसी के कार्य के होने पर संदेह व्यक्त कर रहे हों, संभावना व्यक्त कर रहे हों, वहां होता है हमारा संदेहवाचक। एग्जाम्पल देखिए, शायद आज ऑनलाइन कक्षा हो। ये तो बड़ी आम सी बात है ना, रोज बच्चे सोचते रहते हैं, अरे नेटवर्क की दिक्कत चल रही है, बाहर बारिश हो रही है, आज तो पता नहीं आज क्लास होगी कि नहीं होगी, आज ऑनलाइन क्लास होगी कि नहीं होगी। तो इस तरह के वाक्य जो हम अपनी आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं संदेहवाचक। इच्छावाचक, ऐसे वाक्य जिसके अंदर हम अपनी कोई कामना, अपनी कोई इच्छा, अपनी कोई आशा व्यक्त कर रहे हों या आशा व्यक्त करने का भाव हो, ऐसे वाक्य कहलाते हैं इच्छावाचक वाक्य। देखिए, काश आज ऑनलाइन कक्षा हो जाए। अब बच्चा एक इच्छा कर रहा है, आशा कर रहा है, काश कि आज ऑनलाइन कक्षा हो जाए आज, तो यहाँ पर क्या है? कामना कर रहा है। तो जिस भी वाक्य के अंदर कामना का भाव आ जाए वो होता है इच्छावाचक वाक्य। विस्मयादि बोधक, विस्मय यानी कि हैरान हो जाना, विस्मय का भाव आ जाना। जिन वाक्यों में विस्मय के भाव आते हैं वो हो गया विस्मयादि बोधक। एग्जाम्पल से समझिए, वाह आज सीता बाजार गई है। अब विस्मय प्रकट करने के लिए ये है हमारा विस्मयादि चिन्ह, इससे हम प्रकट करते हैं कि हम विस्मय में हैं। जहां पर भी आपका ये चिन्ह लगा है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है, वो वाक्य आपका विस्मयादि बोधक है। इसके और कैसे एग्जाम्पल हो सकते हैं? छी छी कितना गंदा पानी है, ओह कितनी बीमार हो, इस तरह के वाक्य हम लोग बोलते हैं ना। लेकिन ये जो हम भाव व्यक्त करते हैं विस्मय का, उससे पहले हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे हम अपने विस्मय के भाव को प्रकट करते हैं, और लिखित तौर पे जब हम उन शब्दों को लिखते हैं तो वहां हम लोग विस्मयादि बोधक लगाते हैं। जिस तरीके से हमने अपने प्रश्नवाचक में प्रश्न चिन्ह लगाया, हमारे विधानवाचक में हमने पूर्ण विराम लगाया, निषेधवाचक में नहीं लगाया, उसी तरीके से विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है ये विस्मयादि बोधक चिन्ह। और किस तरह के शब्द इसमें इस्तेमाल होते हैं? ओह, छी, अरे, वाह, इस तरह के शब्द हम लोग विस्मय को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपका पेपर चल रहा है, आपको प्रश्न आ जाएगा, इसमें से बन जाएगा कि अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं। आपको कुछ ऑप्शन दे देगा 8, 10, 7, 6, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अर्थ के आधार पर हमारे पास 8 भेद होते हैं। अब आपको क्या करेगा, 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा अर्थ के आधार पर वाक्य में भेद नहीं है। आपको दे देगा विधिवाचक, निषेधवाचक, संदेहवाचक, सरल वाक्य। अब अगर आपको ये 8 के 8 नाम नहीं मालूम है तो आप नहीं पहचान पाएंगे कि 3 आपके अर्थ के आधार पर थे और एक ऑप्शन आपका रचना के आधार पर था। तो रचना के आधार पर 3 और अर्थ के आधार पर 8, ये 8 आपको नाम सहित
और इनमें किस तरह के भाव होते हैं, किस तरह के चिन्हों का हम लोग प्रयोग करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये बहुत सरल है, बिल्कुल हम अपनी आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने आपको उदाहरण भी बिल्कुल उसी तरह के उठाकर दिए हैं। अब आ जाइए विस्मय के बाद आदेश पर। आदेश को तो बच्चे बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आदेश। माता पिता से आदेश, अपने बड़े भाई बहनों से आदेश, रिश्तेदारों से आदेश, अपने गुरुजनों से आदेश। उनकी पूरी जिंदगी में जो दिन रोज बीतते हैं 24 घंटे में से 2-3 घंटे उनको आदेश दिया जाता है, इस समय उठ जाओ, इस समय बैठ जाओ, इस समय पढ़ लो, ये कक्षा का समय है, यहाँ आओ वहां जाओ। तो पूरी तरीके से बच्चे समझते हैं कि आदेश का मतलब क्या है। आज्ञा, जब हम किसी को आदेश दे रहे हो, आज्ञा का भाव हो, यानी आज्ञा दे रहे हो कि तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम बाजार जाओ, तुम हिंदी का गृह कार्य पूरा करो, अपनी कक्षा में जाओ, तो जहां पर भी आदेश दिया जा रहा हो वहां आदेशवाचक वाक्य होता है। उदाहरण देखिए, वैसे मैंने बहुत सारे उदाहरण आपको दे दिए और आपकी जिंदगी खुद एक उदाहरण है, फिर भी एक उदाहरण देखते हैं। सीता बाजार जाओ, जहां किसी कार्य को करने के लिए आदेश दिया जा रहा हो वहां होता है आदेशवाचक। अंतिम 8वां संकेतवाचक। संकेत का अर्थ होता है इशारा देना। संकेतवाचक जो वाक्य होते हैं वो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है, यानी वो संकेत देता है कि यदि ये काम होता तो ये काम हो पाता। अगर वर्षा होगी तो मोर नाचेंगे, बादल फैलेंगे, आएंगे, गरजेंगे, तब वर्षा होगी, वर्षा होगी तब फसलें हरी भरी होंगी। तो इन सभी वाक्यों के अंदर एक क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया पर, यानी एक कार्य जो है वो दूसरे कार्य के होने पर ही संभव है, और एक कार्य दूसरे कार्य के होने का संकेत दे रहा है, इशारा दे रहा है कि ये काम होगा तब मैं ये काम कर पाऊंगा। अगर मुझे वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर याद होंगे तभी मैं प्रश्न पत्र में सही उत्तर लगा पाऊंगा। ये आपका हुआ संकेतवाचक। एक उदाहरण देखिए, सीता बाजार जाएगी तो आटा आएगा। एक तरीके की शर्त का बोध है, एक तरीके की किसी एक कार्य के पूर्ण होने पर दूसरे कार्य के पूर्ण होने की निर्भरता का बोध है। तो ये 8 हमने अर्थ के आधार पर भेद पढ़े। आपको प्रश्न बनाकर दे सकता है, कोई 3 दे दें, एक आपको रचना के आधार पर दे दे, या कोई अनगढ़ आपको एक चीज लिख दे और आपको ऑप्शन छांटना हो कि इनमें से कौन सा जो है वो अर्थ के आधार पर आपका भेद नहीं है, या आपको कोई 3 गलत दे दें, एक सही दे दे और पूछे कि इनमें से कौन सा अर्थ के आधार पर है, या आपको कुछ 4 वाक्य दे दे और आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सा संदेहवाचक है, या इनमें से कौन सा विस्मयादि बोधक है, इनमें से कौन सा आपका निषेधवाचक है। तो आप लोगों को पूरी तरीके से ये चीजें याद होनी चाहिए। सुबह से शाम तक अपने जीवन में हम इन सभी वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि हम व्याकरणिक दृष्टि से जो इनको नाम दिया गया है उसको हम नहीं जानते हैं। तो आपका सबसे पहला टास्क क्या है कि अब जब आप अपने घर में आम तरीके से हम लोग जो डीलिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, तो जब भी कोई वाक्य हम बोलेंगे, सरल वाक्य यानी कि विधि वाचक जैसा विधान वाचक जिसमें एक कर्ता है, एक क्रिया है, मम्मा मैं जा रहा हूँ, तो ये क्या हुआ हमारा विधानवाचक। जब हम किसी से प्रश्न करेंगे तो हम अपने माइंड में ये रिमाइंड करेंगे कि ये है प्रश्नवाचक। जब कहीं हम संदेह करेंगे तो हम कहेंगे शक कर रहे हैं, तो ये है संदेहवाचक। जब किसी चीज की हम इच्छा करेंगे, कामना करेंगे, तो वो हो गया इच्छावाचक। जब किसी चीज को देखकर हम हैरान हो जाएंगे तो वो हो गया हमारा विस्मयादि बोधक। तो खेल खेल में आप अपने व्याकरण की इन सारी चीजों को बड़ी आसानी से सीख सकते हैं और इनको याद रख सकते हैं।
उम्मीद है कि आपको ये 8 भेद अच्छी तरीके से समझ आए हैं। अगले वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे डिटेल में। अगर इसमें से आपको कोई भी चीज पूछने की आवश्यकता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मेरे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं, बाय।